कॉलेज में आ गया है ना। बायो नहीं थी मैम अभी। मैम एग्जाम से जा रहे हैं अभी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं कोई इवनिंग हेलो क्या? हैप्पी टू सी मी अगेन। यस मैम। सच में यस मैम, या इट इज़ अ फॉर्मेलिटी? यस मैम ये अब आई। फॉर्मेलिटी मैम। मैम आज तो मैम मेरे फिजिक्स वाले सर मैम तो पागल हो गए मैम। मैम पूरी क्लास में मैम घूम रहे थे मैम, वो लीनियर मोशन समझा रहे थे, वो खुद गोल गोल जा रहे थे, पता नहीं क्यों। व्हाई इट हैपेंड सो? एक सेकंड मैम, मैं बुक ले रहा हूँ। अबे बुक का है ना। पानी। यस देव, yesterday I sent you 2 DPPs, एक बार चेक करो, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैम, बट आपको पता है ना मैम कि मुझे आज पता नहीं था कि आपकी क्लास है। अरे सो यू हैव टू सॉल्व ना, जिस दिन हमारी क्लास होती है उसके बाद में आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। मैम मैं आपकी क्लास से पहले सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। यार खुल कोई जाना। बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं, ओपन इट। वेट मैम, मैं अपने फोन पे बोल रहा हूँ। इसको बंद करो। हाँ, द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। With respect to air is 4/3. What is the refractive index of air with respect to water? 3/4. 0.75. वेरी गुड। नेक्स्ट। A ray of light of wavelength 5400 Armstrong suffers refraction from air to glass. Refractive index 3/2. Find the wavelength of light in glass. मैम इसका क्या फॉर्मूला था? वेवलेंथ का आपने नहीं बताया मुझे। Wavelength के लिए is nothing. Refractive index is equals to wavelength of light in air upon wavelength of light in glass. Solve it. इसको नोट डाउन कर लेना, जहां कॉपी की वाइट ब्लैंक स्पेस है ऊपर इसको मेंशन करो एंड स्टार्ट डूइंग। क्या m इज इक्वल टू, मैम m क्या होता है? अच्छा मैम, आपने म्यू को गलत बनाया। अभी भी गलत है मैम। रियली? मैम म्यू को एक ऐसे डंडा खींचते फिर वो यू बनाते हैं। सॉल्व इट। मैम मैंने सीखा है मैम अपने आज फिजिक्स टीचर से। ठीक है, तो ये हो गया। एयर अपॉन वाटर है ना? अंधा हो रहा हूँ, बता रहा हूँ। हाँ, टेकिंग refractive index is 3/2। मैम डेंसर नीचे लिखते हैं ना हम, हाँ। तो मैम वाटर की जगह फिर ये हो जाएगा, है ना मैम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, वो हमें बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास इज गिवन, दैट इज 5400। ओके, हो गया। तो उसको आई मल्टीप्लाई बाय, वेट वेट वेट, अच्छा तो उसको तो उधर भेज दूंगा ना मल्टीप्लिकेशन में, 3 × 2 × 5। तो ये हो गया मैम। नहीं रुक जाओ, 2700। तो 8100 एम्फियर नहीं, 8100 एमस्ट्रॉन्ग। आंसर इज डी, 3600।
एक सेकंड मैम। नहीं मैम, मेरी कैलकुलेशन भी सही है मैम। फिर क्या है, 3/2 = λ/5400 हुआ ना? 3/2 = 5400 g, ग्लास के लिए फाइंड आउट करना है ना। सो दिस इज 3/2 = 5400 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। सो व्हाट विल बी द वैल्यू? अच्छा ये था मैम, मैंने उल्टा लिखा था ये इसलिए। पता है, वो मुझे पता था कि यहाँ 3/2 से आप उसको उल्टा कर ही दोगे। सो दिस विल बी W/L = 5400 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। सो दिस विल बिकम 3600 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ यस। आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When a beam of light strikes a glass slab, a part of it is reflected, absorbed, transmitted, or all of these. यार नाम बंद हो गया वो, एक सेकंड। हाँ। When a beam of light strikes at a glass slab as a part of it, reflected, absorbed, transmitted, all of these. Very good. Next, the phenomenon due to which a ray of light deviates from its path while traveling from one optical medium to another optical medium is called. The phenomena due to deviates from its path while traveling from one optical medium, refraction. Good. Next, a ray of light strikes a glass slab at 90 degree. The angle of incidence is 0 degrees. good. Zero. Two medium A and B have same refractive index. A ray of light traveling from medium A to B will suffer. Partly gets absorbed, partly. A second, partly suffer reflection at the inter. एक second, then refraction at the. Ma'am, A I guess. नहीं, यहाँ पे तो उसने बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सेम है, तो रिफ्रैक्शन होने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा मैम, बट वो जाएगी तो थ्रू ना मैम। बट जाएगी, लेकिन उसने सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, तो लाइट बेंड ही नहीं होगी वहाँ पे। ओनली इट विल हैव अ स्मॉल पार्शली, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा। सो इट विल बी बी, पार्शली सफर रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेसेस। क्योंकि ओ। देखो, हाँ, क्योंकि दो मीडियम है तो उस मीडियम पे सिर्फ रिफ्लेक्शन का इम्पैक्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने सेम बोल दिया है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज टू ऑफ द मीडियम्स आर सेम। इसका मतलब यही हुआ, दोनों की जो डेंसिटी है या ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सेम हो गई है। द हाइएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ। The highest नहीं नहीं, रुक जाओ। Diamond. Very good. A thick glass slab with a silver side forms multiple images on an account of। एक A ग्लास स्लैब thick जिसको glass. हमने सिल्वर साइडेड किया है, वन साइडेड, वो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म कर रहा है, जो हमने लास्ट टाइम किया था। मल्टीपल इमेजेस मतलब लास्ट क्लास से बिफोर वन क्लास। मल्टीपल Ma'am, रिफ्रैक्शंस। refraction. ओनली रिफ्लेक्शन। Refraction. ओनली D रिफ्लेक्शन। D D D D D. डी, बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दोनों प्रोसेस से मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। Yes, ma'am. 9. The velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and in glass 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the refractive indexes of glass. Find out. मैम तो ये क्या होता था, 3.2 हुआ ना तो 10 एक सेकेंड, 10 मैम ये होगा 1.5। Good. Next. Which of the following ray is the least deviated by a prism? रेड रे। Very good. And most? वायलेट रे। Good. When a ray of light, अच्छा, DPP number 13. एक सेकेंड मैम, अबे ब्लिंकेट। और अगर हमारी रेड लाइट लीस्ट डेविएट कर रही है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी या कम? ज्यादा। एंड वॉयलेट की कम। क्या रेंज है? यस मैम। विबग्योर का रेंज क्या है? एक सेकेंड, आप क्या कह रहे थे, विबग्योर? वेवलेंथ का रेंज कहाँ से स्टार्ट होता है? वॉयलेट टू रेड जाता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। सो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर? राइट मैम। मैम अगर वेवलेंथ, अगर स्पीड कम है तो मैम वेवलेंथ ज्यादा है ना? हाँ, तो आई एम आस्किंग व्हाट इज द रेंज। क्या रेंज है वेवलेंथ की वॉयलेट से लेकर रेड तक के बीच में? कॉपी में मैम नोट्स में कम हो मैंने रहा है, लिखवाया, चेक कम मी। हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अरे वॉयलेट पे कम है और रेड पे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रेंज, टेल मी, उसमें देख के बताओ। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अरे आई एम आस्किंग इन नंबर्स। नंबर्स में मैम, नंबर्स में तो नहीं पता। चेक आउट योर नोट्स, ओपन योर कॉपी, देखो मैम उसमें आप लिखा पूछ है। क्या रही मैम, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। क्या मैं क्या पूछ रही हूँ ये? हाँ। आई एम आस्किंग विब गियर।
इस स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है यानी कि इसका जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या है, नंबर्स में बताओ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 मैम 7 नंबर्स है। अच्छा 4 मैम फिर नीचे 3000 है। 7 6, वही बोल रही हूँ, नोट्स में चेक करो। मैंने पक्का सॉरी तो मैंने लिखा भी नहीं होगा। नहीं है मैम। हाँ तो तुम नहीं लिखते ही नहीं हो, तुम सिर्फ सुन के और रह जाते हो। मैम वो मेरी दूसरी बुक में होगा फिर। 400 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर। तो ठीक है, बढ़ रहा है मैम। वेवलेंथ तो बढ़ी रही है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A light अच्छा ray does not bend at the boundary in passing from one medium to the another medium if the angle of incidence is. when a ray of light enters a denser medium मैम it bends away from the नहीं dense enters a denser medium ना it bends नहीं it bends towards the normal. Very good. A light ray does not bend at the boundary in passing from one medium to the another medium if the angle of incidence is. 0 degrees. Very good. The highest refractive index repeat हो गया है diamond. Question number 4. In refraction of light through a prism, the light ray. In refraction of light through a prism the light ray suffers refraction नहीं emerges out of the prism. मैम B. Emerges out from the prism in a direction parallel to the incident ray. yes मैम. Always. always नहीं होता मैम इसमें always लिखा भी नहीं है. ऑलवेज का नहीं बोल रहा है, बट एक सिचुएशन जो हमेशा यहाँ पे अकर हो रही है उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो कई बार एमरजेंस रे जो है वो हमेशा उसके पैरेलल नहीं होगा। मैम C हो सकता है फिर. हम्म, क्योंकि देखो मैंने आपको वहाँ पे एक वर्ड ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाया था कि हमेशा जो लाइट बैंड होगी या रिफ्रैक्शन होगा तो बेंडिंग विल अकर टूवर्ड्स द बेस। प्रिज्म के थ्रू जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो एंटर करने के बाद में बैंड होके बेस की तरफ ही जाती है, और ये किस वजह से होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म की वजह से। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस। ठीक है, नाउ अ रे ऑफ लाइट सफर रिफ्रैक्शन थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड जो आ रहा है इक्विलेटरल प्रिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि तीनों जो एंगल हैं वो हमारे पास में इक्वल होंगे। व्हाट आर द थ्री एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बता सकते हो? same equal. अरे इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू? 60 degrees. तो यहाँ पे यही मतलब है इस टर्म का, है ना। अ रे ऑफ लाइट सफर्स रिफ्रैक्शन थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म। इक्विलेटरल मीन्स थ्री ऑफ द अरे साइड्स आर पेन भी 60 तो डिग्री। मैं इसका पेन निकाल लेता हूँ. सो द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन द। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे होता है, जो डेविएशन हो रहा है लाइट का प्रिज्म के अंदर, वो किस पे डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, कलर, मटेरियल या फिर साइज ऑफ प्रिज्म। यस मैम बोलो क्वेश्चन कौन सा. क्वेश्चन नंबर 5। A ray of light suffers refraction from an equilateral. The deviation produced by the prism does not depend on the size of prism. वेरी गुड, नेक्स्ट। A ray of light incident at an angle 45 degree on a prism refracting angle suffers from minimum deviation. Calculate the angle of minimum deviation. क्या था इंसिडेंट एंगल है 48 और डेविएशन वाला है नहीं एक सेकंड रिफ्रैक्शन द डेविएशन प्रोड्यूस बाय नहीं नहीं आई इक्वल्स टू 48 डिग्री। आई इज इक्वल टू हाँ तो ये तो पता है रिफ्रैक्टिंग एंगल रिफ्रैक्शन का R2 इज 36 नहीं नहीं हाँ 60 डिग्री तो मैम 12 डिग्रीज. हाउ? मैम सही है या गलत है आप ये बताओ. देखो इधर देखो, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी 2i माइनस ए। आपको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, सो ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज हियर। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट द एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से। 2i माइनस ए है ना तो 48 हाँ, का डबल क्या होता ये है. जो हमारे पास इक्वेशन है ना, दिस इज इन द डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। यू नो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए। राइट. मैम आप टेस्ट कब लोगे इसका. सैटरडे। बी रेडी सैटरडे. फॉर द न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। मैम सारी इजी होते हैं. बैट लगा लो। आ जाओ मैम. कितना? मैम आप बताओ कितने. अगर फुल मार्क्स आए, अगर फुल मार्क्स आए
तो चॉकलेट अरे कैसे सेंड करूँगी, ब्लिंकिट? कर देना ब्लिंकेट मैम, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं, और अगर नहीं आए तो व्हाट यू विल ऑफर मी? आप बताओ मैम, जैसे मुझे तो ये चाहिए था इसलिए मैंने आपको बोला। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी न्यूमेरिकल, ओनली थ्योरेटिकल। बोलो। मैम ये तो और अच्छी चीज नहीं है मेरे लिए, ठीक है चलो दे दो। नहीं नहीं, योर चॉइस, मतलब मेरे लिए यही ठीक है। ठीक है मैम चलो। मैम मुझे और कुछ कोई। अच्छा सोच लूँगी, आई एम नॉट, मतलब मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ, तो आई विल थिंक समथिंग एल्स, कुछ और। ठीक है मैम। चलो नेक्स्ट। अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास ब्लॉक when seen from above appears to be raised because of, अरे read it, question number अरे 7. a small object You have bubble। given the answer for question number रिफ्रैक्शन 6. 6 का रिफ्रैक्शन। आंसर दिया, कितना था क्या? आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6? 36। Very good. Question 7. A small air bubble in a glass block when seen from above appears to be raised because of, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। good. An object in a denser medium when viewed from a rare medium, मतलब वो मछली एंड कौवा, appears to be raised, the shift is maximum for which light? Object is denser medium। रेड लाइट। Violet light. कोई ना। बेंडिंग ज़्यादा है तो शिफ्ट भी ज़्यादा होगा ना. A हम्म। water pond appears to be 2.7 meter deep. If the refractive index of water is 4 by 3, find the actual depth of the pond. मैम तो ये था 4/3 इज इक्वल टू 2.7, नहीं नहीं, रियल डेप्थ अपॉन अपारेंट डेप्थ होता है ना। Give the answer. तो ये हो गया, क्या हुआ है, रुक जाओ, 4/3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2.7। मैम मैं तो कह रहा हूँ मैम, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स करने में थोड़ा सा तुम्हें लोड लगता है अपने दिमाग में. मैम को क्यों लगता है मैम लोड आता है मुझे, इतने इजी तो क्वेश्चन है। 3.6 मीटर्स। 3.6. Very good. Next. A total reflecting equilateral prism can be used to deviate a ray light through. 60 डिग्रीज। Good. Then चलो एक क्वेश्चन लिखो. बताओ मैम। For a prism kept in air, for a prism kept in air, it is found that for a prism kept in air, it is found that for an angle of incidence 60 degree, इट इज साउंड दैट। it is found that for an angle of incidence for an angle of incidence 60 degree, the angle of refraction, द एंगल ऑफ the angle of refraction, द एंगल then ऑफ उसके बाद में, हाँ, angle of refraction A, angle of refraction A, capital A, angle of deviation del or delta, and डेविएशन। angle of emergence E, small e, रुक जाओ मैम, डेल्टा लिखने दो। delta, और and angle of emergence E, small e, becomes equal. मैम मैं बता रहा हूँ मैम, मैम वो नॉर्मल पे ही है इंसिडेंट रेट। The minimum angle of incidence of a ray, मैम एक सेकंड में आया, मैम एक सेकंड, मैंने एक चीज देखी होती। काट के दो यार।
Yes, ma'am. Sorry. For a prism kept in air, it is found that for an angle of 60 degrees, that an angle of refraction, the angle of refraction r, an angle of deviation emergence is becomes equal. Yes, the The question. minimum angle of incidence, the minimum angle of incidence of a ray, The minimal angle of minimum angle of incidence of a ray for a that will be transmitted through the prism that will be transmitted through the prism कार्ड भी दिया that will be transmitted through the prism is through find a the answer. देखो नो न्यूमेरिकल वैल्यूज आर गिवन, सिर्फ यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया है 60 डिग्री. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे दैट विल ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म इज. अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है बहुत सारी चीज़ें हमारी इक्वल हो गई है. क्या क्या इक्वल हुआ है? angle of एंगल ऑफ refraction, इंसिडेंस, radiation and हाँ, emergence. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्रैक्शन एंगल मीन्स यहाँ पे जो कैपिटल ए दिया है, देखो मैंने आपको बोला था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बोल रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वहाँ पे उसने कैपिटल ए दिया है. कैपिटल ए यू नो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स r1 प्लस r2. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग r1 प्लस r2 इट हैज़ गिवन a. तो यहाँ पे क्या क्या इक्वल किया है उसने? किया है ना इक्वल, बोला उसने आपको a, देन डेल एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये तीनों ही क्या हैं? इक्वल हैं. और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कितना डिग्री दिया है उसने? 60 डिग्री. सो फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे दैट विल ट्रांसमिट थ्रू द प्रिज्म. तो आपको बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है. कहाँ से फाइंड आउट करोगे? मैम एक तो मैं आपकी डेरिवेशन पे वापस एक बार जाऊंगा. डेरिवेशन तक हमें जाने की नीड नहीं है, हम प्रिज्म फार्मूला जो आपको गिवन है वहाँ से वैल्यूज लेंगे, मतलब वहाँ से हम फार्मूला लेंगे. यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर ओनली. मैम प्रिज्म फॉर्मूला था मेरा साइन एस प्लस सॉरी डेल्टा प्लस ए अपॉन 2. साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2. ये भी था, हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू को स्किप कर देते हो आप. मैम वो तो है ही. हाँ, पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व द आंसर. मैम बट साइन की तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी फिर. साइन की वैल्यू आएगी ना. आपके पास में जो एंगल ए है उसने बोला है वो आपका डेल्टा के इक्वल है, और आपका जो डेल्टा एंगल है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल आई के इक्वल होता है. देखो हम बोल रहे हैं आपका जो प्रिज्म होता है, यहाँ पे हमारे पास में जो इंसिडेंस रे है और यहाँ पे जब रे रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है बेसिकली, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, तो ये हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आई के इक्वल होता है, मतलब ये वाली रे पे. तो हमारा जो डेल है वो किसके इक्वल हो गया? आई, ई के इक्वल है, और ई हमारा किसके इक्वल है? आई के इक्वल है. तो बेसिकली डेल जो है वो हमारे आई के इक्वल हो जाएगा. तो हमारे पास आई की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है? 60 डिग्री गिवन है. तो इसीलिए आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल, एंड डेल की वैल्यू भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. ठीक है मैम. तो सॉल्व करो, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं ना. मैम डेल्टा की वैल्यू 60 है. डेल्टा की वैल्यू भी 60 है, और एंगल यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आई के इक्वल है, तो वो भी कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा. मैम तो सब 60 है. हाँ, तो साइन 60 प्लस 60 बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2. साइन 60 प्लस 60 अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2. मैम ये तो साइन 60 हो गया. साइन 30. देखो साइन 60 होता है मेरा, एक सेकेंड, 1 2 3 4. ठीक है मैम, तो इसमें होगा 3/4. 3/4 कैसे होगा? साइन 60 प्लस 60 इज 120 डिवाइडेड बाई 2 60. सो साइन 60 की वैल्यू यू हैव टू पुट इन न्यूमरेटर, एंड नीचे है हमारे पास साइन 60 बाई 2, सो दिस विल बिकम साइन 30. तो साइन 60 इज √3/2.
30 होता है 2 पाई, हाँ तो ये हो गया मेरा, ये सेकंड सुनो, साइन 30 30 और इज 30 है ना, तो ये मेरा दूसरा हुआ, तो ये 2 हो गया, तो ये होगा मेरा 1/4। 1/4। हाँ तो, हाँ 1/4 मैम, तो 1 और 2, तो ये 2/1 हो गया मैम, √3 आंसर है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? आई रियली डोंट नो। नोट डाउन 1.73। थैंक यू मैम। रिमेंबर दीज वैल्यूज है ना। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? 1.4, 1 नहीं, 1.4 1414। वेरी गुड, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ √2 एज वेल एज √3। मैम मुझे √1 का भी पता है, पता है, बताओ। 1। गुड, नाइस जोक। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो मैम। A ray of light passes through an equilateral prism. एक सेकंड। रे ऑफ लाइट Passes through passes through an equilateral prism. equilateral, Prism such yes, that the angle of incidence is so that, the angle of incidence is equal to the angle of emergence, yes ma'am, and the either is equal to 3/4 of the angle of prism, and is equal to the, and the either is equal to 3/4 of the angle of prism. मैम ये तो मैम, वो मैम ये तो वो हो गया ना, क्या कहते हैं, 45। 45 क्यों? मैम हमने कहा इक्विलेटरल है, तो मैम ये तो हाँ 60 हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म मेरा 60 हो गया। हाँ हाँ, वो मतलब आपको डेटा में वो पूरा आपको लेना है, मतलब लैंग्वेज इसीलिए आपको दी है, ठीक है, जिससे कि आपको अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा क्वेश्चन से। नाउ कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.5। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। यस मैम, और कुछ? ओनली दिस मच। पहले फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज कि मैम क्या देखो, क्या। मेरे हिसाब से मैम डेल्टा इज, आपने मुझे बोला था डेल्टा इज इक्वल टू आई, है ना? डेल्टा इज इक्वल्स टू, आई। वो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था, यहाँ नहीं है। यहाँ तो वो पूछ ही रहा है आपसे कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल यू हैव टू फाइंड। एंड बताओ मुझे क्या क्या गिवन है यहाँ पे। मैम यहाँ पे गिवन है मैम, एंगल आई, गिव नहीं, एंगल आई और ई इमर्जेंस नहीं गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया हुआ है, और एंगल, मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है। वेरी गुड। सो विच इक्वेशन यू आर गोइंग टू यूज, एक बार चेक करो और मुझे बताओ। सॉल्व करो, टेक योर 1 मिनट एंड सॉल्व इट। मैम एंगल ओ क्या होता है? एंगल ए, एंगल ओ ऑफ ओ, प्रिज्म। एंगल ओ। वो कुछ नहीं होता, हमने उसको डेरिवेशन में सॉल्व करने के लिए यूज किया था क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करके। मैम रुक जाओ, ये इस पे लिखा है I1 प्लस I2 माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा। वेरी गुड, टेक दिस इक्वेशन, पुट योर वैल्यूज एंड सॉल्व इट। अच्छा ये तो दे रखा है 1 प्लस, सॉरी I1 प्लस I2 माइनस 3/4। हाँ बट देखो उसमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान से देखो। उसने बोला है दी आइदर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। आइदर मीन्स वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे I2 जिसको आप एंगल ऑफ इमर्जेंस से भी डिनोट करते हैं, मतलब स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इन दोनों में से एक वैल्यू जो है वो आपकी 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म के। सो यहाँ पे I1 इज इक्वल्स टू I2, ठीक है, हमारे पास में क्या है, I1 इज इक्वल्स टू I2 है, और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी I1 एंड I2 की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल है तो आप इसको क्या ले सकते हो, I ले सकते हो, इट इज इक्वल्स टू I,
एंड यहाँ पे आई जो है वो किसके इक्वल है, 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ये स्टेटमेंट एक बार क्वेश्चन के अंदर रीड कर लो, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। बाकी रिमेनिंग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, लेकिन आप उस स्टेटमेंट से ही यहाँ से ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे। रीड दैट स्टेटमेंट अगेन, पढ़ो एक बार। एक सेकंड। A ray of light passes through an equilateral prism so that the angle I is equal to angle of emergence and is equal to वेट the वेट, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या मतलब है इसका, आई इज इक्वल्स टू ई। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ो। and is equal to the 3/4 of the angle A. इधर देखो, दोनों सेम है, ऑल्सो इट इज इक्वल्स टू द 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। गॉट इट? सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ से आपका डेटा आ चुका है। डेल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस क्या था, A। तो I1 I2 इक्वल है, तो हमारे पास में बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल इक्वल्स टू 2I माइनस A। पुट करो एंड सॉल्व करो, या I1 प्लस I2 लिख सकते हो, जैसे आपका चॉइस है, लिखो। मैम तो एक सेकेंड, बट मैम मुझे ए की तो वैल्यू नहीं पता। ए गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया? मैम तो जब मैं ये कह रहा था मैम, आपको क्या हुआ था मैम तब? अरे डोंट यूज दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। मैम जब मैं सही में मैम जब मैं बोल रहा था मैम, नहीं, मैं मे भी हो सकता है मैंने मतलब कुछ सुना था, कुछ नहीं सुना था। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री है। मैंने बहुत पहले हो जाता मैम, अगर आप लिखे नो तो क्या हुआ मैम? अच्छा रिफ्रैक्ट क्या था फॉर्मूला, शिट। अच्छा मैम ये यूज कर लूँ ना एंगल वाला जो अभी मैंने किया था, प्रिज्म फॉर्मूला। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे आपके पास में आई जो है वो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ ए। ए की जगह 60 पुट करो, इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। ये देखो फॉर्मूला क्या था, मैं फिर फॉर्मूला भूल गया। नहीं याद है, याद है, साइन आई अपॉन साइन आर। नहीं, यहाँ पे इसकी नीड है ही नहीं ना हमें, वो हमें सिर्फ डेविएशन पूछ रहा है। सो डेविएशन विल बी इक्वल टू, इधर देखो कहाँ पे इतना कंफ्यूज हो रहे हो, ओनली सिंपल इक्वेशन इज देयर। लुक हियर, del is equals to I1 plus I2 minus A। पुट योर वैल्यूज हियर, यहाँ पे वैल्यू पुट करो फटाफट से। ठीक है, ये होगा 15, नहीं 45। कहाँ है 45 40? 45। दिस वन इज 45 ना? यस मैम। I1 45, it is equals to the emergence angle, so I2 will be 30 मैम, डेल्टा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। very good. So angle of deviation is 30. This is 45 plus 45 minus 60. ठीक है, so the del will become 30. Got the answer? यस मैम। चलो, now come to the topic. Critical angle. Critical angle. ठीक है, now we are going to take 3 of the situation. ठीक है, ये है हमारा water or we can say denser medium. So this is denser medium whose refractive index is mu. Okay, and this is air or rare medium. ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 एंड जिसका 2। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, अब देखो हमारे पास में फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन हम यहाँ पे किसी भी रे को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंस कर रहे हैं एक स्मॉल एंगल पे। स्मॉल एंगल्स पे मतलब कि यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा अभी हम आगे की तरफ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो एंगल यानी कि हमारी जो रे है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पे इंसिडेंस किया है एक स्मॉल एंगल पे, एंड अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, बिकॉज यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, स्मॉल है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन तो होगा बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो यहाँ पे जो हमारी रे है दैट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैम टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हाई?
मैम अच्छा रेयर टू डेंसर में तो मैम टुवर्ड्स द नॉर्मल ही होगी, अरे इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो दिस विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन है दैट इज एक स्मॉल एंगल पे जब आप रे को इंसिडेंस कर रहे हो, बट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो हमारी रे बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल बी लाइक दिस, ओके। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस हुआ यहाँ, रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास में एंगल आए यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में क्या होगा। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हमने एक एंगल पे यानी कि एंगल जो है उसको इंक्रीज किया है, एंड यहाँ पे हमने लाइट को क्या किया है, इंसिडेंस किया है। बेसिकली हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर दिया है, और कितना इंक्रीज किया है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू से ज़्यादा। और बेसिकली हमें पता है कि जो क्रिटिकल एंगल यानी कि जो क्रिटिकल एंगल सी होता है वो हमारे लिए होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर रखा हुआ है, मतलब स्मॉल आई इज ग्रेटर देन सी, कैपिटल सी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो रे है इट विल बेंड, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके फिर से उसी मीडियम में ट्रैवल करेगी जिस मीडियम से उसको हमने इंसिडेंस करवाया है। तो बेसिकली अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर देते हैं मोर देन द क्रिटिकल एंगल, मींस मोर देन 90 डिग्री, देन लाइट विल बेंड इन द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज इंसिडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक फिनोमिना हो रहा है वो कौन सा फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल रखते हो क्रिटिकल एंगल से तो आपको रिफ्रैक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। बट इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस देन व्हाट विल हैपन, मोर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से आपकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो व्हाट विल हैपन, रिफ्लेक्शन होगा, जिस मीडियम से लाइट आपने इंसिडेंट किया है उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। नाउ हियर इज द थर्ड कंडीशन, व्हेन आई इज इक्वल्स टू सी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, बताओ क्या होगा। मैम एक बार रिपीट करना आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल क्रिटिकल एंगल दोनों की वैल्यूज इक्वल हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन। मैम आई डोंट थिंक रिफ्रैक्शन फिर होगा। रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। देखो रिफ्रैक्शन तो होगा बट यहाँ पे हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो रिफ्रैक्शन में हमें जो रिफ्रैक्टेड रे की एंगल मिलेगी दैट विल बी 90 डिग्री, एंड इसी को हम बोल रहे हैं हमारा क्रिटिकल एंगल। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। मतलब रिफ्लेक्शन मैम रिफ्रैक्शन तो एक केस में होता है ना मैम जिसमें बिल्कुल ही नहीं होता हाँ, रिफ्रैक्शन। इसमें बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन सिचुएशन है। सो इन द लास्ट सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक एंगल प्रोवाइड किया है, लाइट को डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम एक एंगल पे इसको इंसिडेंस कर रहे हैं तो एक हमारे पास में एंगल ऐसा आता है जहाँ पे हमारी लाइट क्या करती है, बिल्कुल सरफेस की तरफ बैंड हो जाती है, टूवर्ड्स द सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर टू मतलब बिल्कुल ऑन द सरफेस। तो दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे हमने जो सी बोला है दिस इज क्रिटिकल एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, सो देयर विल बी अ रिफ्लेक्शन प्रोसेस एंड आई इज इक्वल्स टू सी, यानी कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम बिल्कुल सी के इक्वल कर देते हैं, देन लाइट क्या होगी, हमारी सरफेस की तरफ बैंड हो जाएगी एंड द वैल्यू विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल हमें मिलेगा दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। और what will be the definition for this critical angle, it means if you are increasing the value of incidence, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हो तो इस क्रिटिकल एंगल के बाद में यू विल ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्रैक्शन। समझ आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल का क्या रोल होता है। क्रिटिकल एंगल अटेंड करने के बाद में इफ यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू और यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस केस में लाइट जो है वो उसके बाद में वो बेंड होगी एंड रिफ्रैक्शन नहीं दिखा के कौन सा फिनोमिना शो करेगी, रिफ्लेक्शन। गॉट इट, यस मैम। वेरी गुड। ड्रॉ दीज, इसको ड्रॉ करो कॉपी में। एक सेकंड मैं अपने वो ले आ रहा इसकी। डोंट यूज योर स्केल। मैम स्केल यूज करने में क्या बुराई है। अच्छा, yesterday I have given you one homework, वो तुमने मुझे नहीं बोला।
मैम मुझे नहीं पता था मैम, मुझे लगा आपकी क्लास सीधा ट्यूसडे को अरे होगी। नो प्रॉब्लम, अभी डिस्कस करेंगे। यू नोट इट डाउन, आई एम कमिंग इन अ मिनट। बॉटल बॉटल ही नहीं है वहाँ पे, बॉटल ही नहीं है, प्यास लगी। क्या ही बोलना उनसे। मिलेंगे या पानी नहीं? हाँ अभी तो हो जाएगा। डन क्या? नहीं मैम, आई एम मेकिंग अ वेरी नीट डायग्राम। क्या? डन मैम। राइट, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच द मैम एक टोटल। सेकंड में एयर रेयर वगैरह ऐसी ये चीजें नहीं लिखी। हाँ यहाँ एक वन साइड पे इसको पूरा नोट डाउन कर लो तो हो जाएगा। मैम थोड़ा साइड हो जाओ। डन मैम। राइट, कल हम जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, दैट वन, अर्ली सनराइज। यस मैम। एक्सप्लेन मी। ये तो मैंने अर्ली एक्सप्लेन सनराइज। किया था, वही मैं पूछ रही हूँ, है ना? मैम देखो अर्ली सनराइज इसलिए होती है मैम क्योंकि मैम नहीं पता मैम। इसका मतलब ये है कि तुम क्लास में अच्छे से नहीं सुनते। मैम ऑयल मैम नहीं याद रहता मैम ऐसी चीज, ये देखो वाली इसमें चीज। याद करने का कुछ नहीं है, बिकॉज हमारी जो अर्थ है उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हमारी ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर होगी, तो आप क्या सोचते हो कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, हाई होगी या लो होगी? हाय। ऑब्वियसली हाई होगी, मतलब इट इज़ अ डेंसर। तो अगर हम डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं तो अर्थ की जैसे जैसे लेयर्स जो हैं, एज वी आर मूविंग अप, तो ये जो हमारी लेयर्स बाय लेयर्स इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज द डेंस लेयर एंड दिस इज रेयर। अब ये हमने किसके कंपैरिजन में हमने बोला है, अगर हम इन दो लेयर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो आउट ऑफ इट दिस वन इज द डेंसर एंड दिस इज द रेयर, इन दोनों के कंपैरिजन में।
व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर, लेट से दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 3, तो अगर आप इनके कंपैरिजन में बात करते हैं फॉर 2 एंड 3, सो 2 विल बिकम डेंस एंड 3 विल बिकम रेयर. सो इट मीन जैसे यू आर गोइंग अप, तो हमारा अर्थ की सरफेस वाले लेयर से एंड ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो हम मूव कर रहे हैं डेंसर टू रेयर मीडियम. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, जैसे ही यहाँ पे, यहाँ हमारा हो रहा है, यहाँ दिख रहा है ना आपको, Yes, ये ma'am. हो रहा है हमारा सनराइज एंड यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो इसको. ठीक है. सो द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सन, ये जो सन से लाइट आ रही है वो इन लेयर्स से क्रॉस होती हुई हमारी आइज तक जाती हैं. सो दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम. सो रेयर से डेंसर जाएगी तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट जो है वो टूवर्ड्स द, रुको इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं. सन से जो रेज यहाँ पे जा रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है. सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और दिस इज डेंसर मीडियम. तो अब लाइट रे जो है आपकी थर्ड लेयर से सेकंड लेयर में एंटर हो रही है. सो व्हाट विल हैपन, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. मैम ये थोड़ा इतना समझ नहीं आया मैम. फर्स्ट लेयर इज डेंस, सेकंड इज रेयर, थर्ड वन इज रेयरर, सबसे ऊपर रेयरेस्ट. मतलब आप नीचे से जब ऊपर जा रहे हो तो आपकी जो लेयर है वो कैसे हो रही है, डेंसर टू रेयर. राइट. अब देखो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है. ये लेयर जो है यहाँ पे हमारा सन जो है वो राइज हो रहा है. सन की जो लाइट रेज है वो अब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही हैं. एंटर कौन से मीडियम से कर रही है, यहाँ पे रेयर मीडियम है. ये जो हमारी लेयर है ये रेयर मीडियम है सबसे ऊपर. उसके बाद में जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस की तरफ जाओगे तो इट विल बिकम डेंस और डेंसर. ठीक है. लाइट जब हमारे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी कि फर्स्ट मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर से सेकंड लेयर में जब एंटर होगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड होगी, क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस हो गया है. तो लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट जो है वो हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. ठीक है. अगेन हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. लाइट अगेन कौन से मीडियम से जा रही है, अगर आप इन दो लेयर्स को कंपेयर करेंगे, सो दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, तो अगेन लाइट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो लाइट आपकी कहाँ मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल में मूव करके टूवर्ड्स द नॉर्मल करके हमारी आइस के अंदर जाएगी. तो लाइट जो है देखो, सन था अभी यहाँ, ठीक है, एंड हम सन को राइज होते हुए देख रहे हैं यहाँ, मतलब इट इज नॉट इन द विजिबल वे, अभी हमारे सामने वो विजिबल नहीं है. लेकिन वहां से जो लाइट ट्रैवल करके आ रही है वो बेंड करके आ रही है, बेंड करके. और जैसे ही हमारी आइस के अंदर एंटर हुई, तो मैंने आपको कल बोला था हमारे ब्रेन को रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का फिनोमिना से कोई मतलब नहीं है. इट ओनली नोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो क्योंकि जब लाइट उसकी आइस के अंदर एंटर हुई, हमारी आइस के अंदर एंटर हो रही है, तो हमारी आइस एक ही चीज बोल रही है, लाइट कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आई है. तो हमारी आइस जो है वो क्या बोल रही है, मे बी ये लाइट जो है वो सामने से कहीं से आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्रेन है हमें एक यहाँ पे इमेज फॉर्म करके दे रहा है, दैट इज सन. तो एक्चुअली में वो अभी राइज नहीं हुआ है, बट हमारे ब्रेन को जो यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना से लाइट आइस के अंदर एंटर हुई है, वहां से उसने हमें एक इमेज फॉर्म करके दिया है कि सामने की तरफ देखो वहां पे सन है, बट इट इज इमेजिनरी मेड बाय आवर ब्रेन. ये जो इमेज है वो हमारे ब्रेन ने हमें बनाकर दी है, बट एक्चुअली में अभी सनराइज नहीं हुआ है, वो थोड़ी देर बाद होगा. समझ आई बात? राइट मैम. अब सेम फिनोमिना इज अकरिंग. यहाँ से पूरा आपका जो है वो सनराइज हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, देन इट इज गोइंग टू बी डाउन. मतलब अब ये सनसेट होने वाला है. अब हमने एक चीज़ यहाँ पे और टर्म हमने कल यूज़ किया था, डीले सनसेट. मतलब सनराइज जल्दी हो रहा है और सनसेट लेट हो रहा है. ठीक है. व्हाई इट हैपन, सो अगेन दिस इज अर्थ, दिस इज डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ. ये सन हैज गॉन, सन चला गया है, सन सेट हो चुका है. ठीक है. यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो. यहाँ से जो है वो रेज एंटर हो रही है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, दिस इज डेंसर. टू रेज को अगर हम कंपेयर करते हैं, आपको पता है कि ये रेयर है, ये डेंसर है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये रेयर हो जाएगी, ये डेंस हो जाएगी. इनको कंपेयर करेंगे, ये डेंसर, ये रेयर है और ये डेंसर है.
लाइट जो है वो एंटर हो रही है, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगेन क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी। देन हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एंड लाइट बेंड हो जाएगी एंड इट विल एंटर आवर आईज। हमारी आईज को पता है कि जो रेज आई है वो कहीं स्ट्रेट में हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहीं से लाइट रेज आ रही हैं, तो हमारी जो आईज है वो हमें एक सामने की तरफ एक सन बना के दे रही है, और सन हमें अभी भी नजर आ रहा है बट एक्चुअली इट इज गॉन। तो सन जा चुका है, सेट हो चुका है, बट स्टिल हमें एक इमेज दिख रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सनसेट में डिले हुआ है। सो दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये फिनोमिना एटमॉस्फेयर में अकर हो रहा है, तो हमने इसको बोला एटमॉस्फेरिक। एंड हमें पता ही है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे लाइट जो है वो बेंड करेगी, सो दैट विल बी द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोनों प्रोसेस में यही हुआ है, यहाँ पे सनराइज नहीं हुआ था लेकिन हमें दिख रहा था, और यहाँ पे सनसेट हो चुका है बट स्टिल सन इज देयर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, तो इसको हमने बोला है डीले सनसेट। होप यू अंडरस्टूड दिस फिनोमिना। यस मैम। थोड़ा बहुत मतलब वो एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा वास्ट लग रहा है, बट जब आप उसको खुद से ड्रॉ करके एंड यू विल एक्सप्लेन दैट ना, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है एंड कौन सा मीडियम कौन सा है, इट विल बी ईजियर फॉर यू। ठीक है। नाउ वन थिंग मोर, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, आई टोल्ड यू है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कल पूछा था मैंने आपसे, व्हाई इट हैपन। सो अब ये फिनोमेना आपके लिए इजी होना चाहिए। हाउ, यू आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, आप यहाँ पे खड़े हो, दिस इज स्टार। थोड़ा कुछ आइडिया बता सकते हो कि किस तरह से हमें जो स्टार है ट्विंकल या उनकी जो पोजीशन है उसमें चेंज नजर आता है मैम एटमॉस्फेरिक कितना वो रिफ्रैक्शन। बड़ा होता रहता है मैम। अरे कैसे बड़ा होता रहता है, मैम नहीं पता मैम फिर। सेम फिनोमिना जा रहा है। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट लेयर्स हैं, जो स्टार की लाइट है वो इन लेयर्स को क्रॉस करते हुए हमारी आइस के अंदर एंटर हो रही है। सो व्हाट विल हैपन अगेन, ये वाला अच्छा लुक हियर, अब मुझे बताते जाओ, जो सबसे हाईएस्ट जो लेयर है एयर की, वो रेयर है या डेंसर है? मैम ये रेयर है। सो दिस इज रेयर एंड दिस विल बी डेंसर। यस इन मैम। दोनों लेयर के कंपैरिजन में विच वन इज रेयर एंड विच वन इज डेंसर? इसको नेम करते किसके हैं, मैम, दिस किसके इज में 1, किसके दिस में? इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। 4 एंड 3 के कंपैरिजन में दिस वाज रेयर, दिस वाज डेंसर। मैम फर्स्ट सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है और फोर्थ सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है। ठीक है, सो नहीं अभी हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं, तो बोलो दिस इज थर्ड एंड बिटवीन 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में क्या हो रहा है बताओ, कौन सा रेयर है मैम कौन सा डेंसर है? मैम सेकंड ज्यादा डेंसर है। ओके, सो दिस इज डेंसर एंड दिस विल बी रेयरर। अब 2 एंड 1 के बीच में बताओ विच वन इज डेंस एंड विच वन इज रेयर? मैम one is denser and two is rarer. सो दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर। व्हाट विल हैपन, अब देखो स्टार से आ रही है लाइट, यहाँ से लाइट एंटर हुई तो उसका क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, यहाँ से रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगेन यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, रेयर टू डेंसर जा रही है, लाइट अगेन बेंड करेगी, बेंड करेगी। ठीक है, अगेन यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट अगेन बेंड करेगी एंड हमारी आइस के अंदर जाएगी। हमारी आइस को स्ट्रेट लाइन का फिनोमिना पता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आ रही है, रेक्टिलिनियर मोशन करके आ रही है। सो हमारी आइज या हमारा ब्रेन हमें एक इमेज बनाकर देगा कि स्टार यहाँ पर है, इसीलिए हमें जो पोजीशन ऑफ स्टार्स नजर आ रही है, एक्चुअली दैट इज नॉट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द स्टार्स, दैट इज द अपेरेंट पोजीशन। ये जो आप पोजीशन की बात कर रहे हो, दिस इज अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड दिस इज द रियल पोजीशन। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ याद है, बट दैट वाज अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, वहां डेप्थ की बात हो रही थी, यहाँ साइज की बात हो रही है। दिस इज द रियल पोजीशन एंड दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। और क्योंकि लाइट इतना रिफ्रैक्ट होते हुए हमारी आइस के अंदर एंटर करती है, सो दिस इज द ओनली रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ऑल्सो। डन? यस मैम। क्या? मैम बेसिकली मैम जैसे रिफ्रैक्शन पोजीशन में होता था, यहाँ वो साइज में होता है। क्या? मैम वो जैसे लाइक रिफ्रैक्शन साइज लाइक पोजीशन में होता था, ये साइज में होता है। वेरी गुड, समझ आया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यस अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, यस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
देन इसके पहले वाला कौन सा था, बताओ। एम्पल क्या? मैम, सनराइज मैम, अर्ली सन हाँ, अर्ली अर्ली सनराइज। सनराइज एंड डिले सनसेट, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, गॉट इट। और यस मैम। बाकी जो हमने नॉर्मल रिफ्रैक्शन के प्रोसेस देखे, वो आपने जो स्टिक को पानी के अंदर एंटर किया, वो बेंड हमें नज़र आ रही थी। अपेरेंट पोजीशन ऑफ कॉइन जो आपने पानी के अंदर एंटर किया था, नहीं किया था, उसके नीचे आपने रखा था। अच्छा, आपको दिख गया था वो? हाँ, ऑब्वियसली। देखो, जितना कैमरा ओपन है उतना तो आई कैन सी द व्यू ऑफ योर फेस। जिसको ये जो तुम्हारे हेयर्स हैं, इनको तुम बार बार इस तरीके से लाइक टाइप होनी है ना, मैम पो निकले मैम, इतने भी लंबे नहीं। तो वो हो चुके हैं। जिस तरह से तुम उनको हर टाइम पे ऐसे करते रहते हो ना, ठीक उस हिसाब से इट इज़ लाइक मोर इन, उसको हेयर कट करवाना होगा तुम्हें। चलो, हाँ नाउ मैम। नोट डाउन द फैक्टर्स, जल्दी से फैक्टर्स लिख लो। डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टुमारो आई एम हैविंग क्लास, उसमें हम डिस्कस करेंगे। कल भी अपनी मैम, हमारी 5 दिन होगी मैम लगातार। यू डोंट वांट माय क्लास ना? ओके, आई विल टेल उर्वशी मैम के, मैम वो बोल रहा है कि कंटिन्यू हमारी 5 क्लास हो चुकी है तो मैम, भी सब्जेक्ट मैम, मैम की मैम 4 दिनों से मैम सेम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो मैम, बोर हो गया हूँ। मैं बोर कर रही हूँ तुम्हें? मैम बोर नहीं मैम, लाइक सब्जेक्ट से बोर हो गए हो? मेरे सब्जेक्ट से बोर हो गए हो? मैम फिजिक्स मुझे इतना भी पसंद नहीं, लाइक ठीक है। अभी भी पसंद नहीं है? 3 ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग यू, हाँ? अरे मैम, इट्स नॉट दैट, इट्स और लाइक क्या, इट्स दैट मैम, ओनली। मैम आप सेम चीज खाओ मैम 4 दिनों के लिए मैम, फिर आप कहना। मैम मैं कह रहा हूँ मैम, आप सेम चीज खाओ आपको। मैम एक काम इट्स कहता नॉट हूँ। अबाउट टेस्ट, ये टेस्ट की बात है ही नहीं। मैम मैम खाओ मैम, डू इट मैम। ईट मैगी 4 times a day and for 4 days। ठीक है, आई विल ट्राई। डन मैम। सेंड अब सेंड वन फैमिली पैक। मैम ठीक है मैम, एड्रेस बता देना, ब्लिंक इट। चलो, नोट डाउन। फर्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिटिकल एंगल इज, फर्स्ट लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल, हाँ क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड लिखेंगे टेम्परेचर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर टेम्परेचर। थर्ड इज वेवलेंथ। यस मैम। एंड फोर्थ इज कलर। बेसिकली वेवलेंथ में हमें कलर का बताने का नीड होता नहीं है, बट ठीक है, हम कलर के बेसिस पे भी उसको वेरी कर लेंगे। यस मैम। सो फर्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं कि हमारा जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा डेंस है। सो इफ द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज मोर, देन व्हाट विल हैपन, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमारे पास में लेस होगी। ठीक है। सो फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी, तो हमारी जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, क्यों क्यों होगी बताओ? क्योंकि मीडियम की डेंसिटी में चेंज हो रहा है, इसीलिए। दिस इज द ओनली रीजन। उसके बाद यस। में अभी मैं सिर्फ वर्बली हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट में, उसके बाद में हम कल इसको थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। देन सेकेंड इज टेम्परेचर। व्हाट वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको पता है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं फास्टर एंड दे मूव्स अवे। तो हमारा जो मीडियम होता है उसकी जो डेंसिटी है उस पर इफेक्ट होने लगता है एंड इट स्टार्ट्स बिकमिंग रेयरर, वो रेयरर बनना स्टार्ट हो जाता है। सो व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है एंड क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम किसी मीडियम के टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अभी हमने ऊपर की तरफ स्टडी किया है। ठीक। यस। नेक्स्ट इज योर वेवलेंथ। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ इंक्रीज होती है, इंक्रीज ही है, ठीक, इंक्रीज होती है, सो व्हाट विल हैपन, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस मैम। सारा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से
रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, क्रिटिकल एंगल डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाएगा। वेवलेंथ अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बेंडिंग ऑफ लाइट जो है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो क्या होती है, हमारी बेंडिंग कम हो जाती है। बेंडिंग कम होने का मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है हमारा, हाँ। इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो वी विल गो इन डिटेल्स इट रिगार्डिंग इट टुमारो। ठीक है, ओके मैम। ओके, चलो, थैंक यू, बाय मैम। बाय बाय।